रूस के ईंधन संकट को 1 महीना हो चुका है और हालात अब काबू से बाहर होने लगे हैं। जो कमी क्रीमिया में शुरू हुई थी वो अब रूस के लगभग सभी 83 क्षेत्रों में फैल गई है। वे क्षेत्र घुटनों पर आ गए हैं, पंप खाली है, लोग गुस्से में हैं और यूक्रेन का रूसी तेल के खिलाफ लगातार अभियान अब इतना बड़ा हो गया है कि ये पूरे रूस में हिंसा भड़का रहा है। लेकिन यही सब नहीं है। रूस का ईंधन खत्म हो रहा है, लेकिन पोर्टेबल टॉयलेट बनाने वाली कंपनियां मालामाल होने वाली हैं। हमारे साथ बने रहें, हम आपको कारण बताएंगे। पहले बड़ी खबर, 6 जुलाई की CNN रिपोर्ट में रूस की मौजूदा स्थिति बताई गई। रूस के 83 में से लगभग हर एक क्षेत्र इस समय पेट्रोल की भारी कमी या कम से कम ईंधन आपूर्ति में बाधा की रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन की विनाशकारी मुहिम रूस की तेल रिफाइनरियों के खिलाफ चल रही है। वे रिफाइनरियां कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल, विमानन ईंधन और बहुत कुछ में बदलने के लिए जिम्मेदार है और यूक्रेन लगातार उन पर हमले कर रहा है। जून में यूक्रेन ने रूसी रिफाइनरियों पर 11 लंबी दूरी के हमले किए, जिनमें ड्रोन रूस के अंदर 2000 किलोमीटर तक जाकर ईंधन जलाकर मुख्य रिफाइनिंग उपकरण नष्ट कराए। वो विनाशकारी महीना साल भर के लगातार हमलों के बाद आया, जिससे अब रूस को तकलीफ हो रही है। जो कमी सबसे पहले क्रीमिया में शुरू हुई थी, जो रिफाइनरी हमलों और एक रसद नाकेबंदी अभियान के कारण थी, जिसमें यूक्रेन ने कब्जे वाले इलाकों में सैकड़ों ईंधन ट्रकों को तबाह किया, वो अब रूस के लिए एक राष्ट्रीय संकट बन गई है। आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। कुछ इलाकों में सेना और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी के लिए ईंधन पर पाबंदी है। रूस के सभी 11 टाइम जोन में कोई भी उस चीज की कमी से अछूता नहीं है जिस पर रूस अपनी जंग जारी रखता है। इस समस्या का इतना बड़ा पैमाना रूस के लिए एक आपदा है। ये रूसी लोगों की गाड़ियों की टंकियां भरने में असमर्थता से भी ज्यादा कई समस्याएं पैदा कर रहा है। CNN के निष्कर्ष क्षेत्रीय मेयरों, गवर्नरों के बयानों और मीडिया रिपोर्टों के विश्लेषण से मिले हैं। आउटलेट के अनुसार रूस के 50 से ज्यादा क्षेत्र आधिकारिक तौर पर बता रहे हैं कि वे ईंधन आपूर्ति से जूझ रहे हैं। तो CNN लगभग 83 तक कैसे पहुंचा? अन्य क्षेत्रों से भी कमी की अनौपचारिक रिपोर्टें आ रही है। सिर्फ मेयर और गवर्नर ही सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना रूसी तरीका है। जैसे जैसे कतारें लंबी होती जा रही हैं और संकट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये दिखावा करते हैं कि कोई समस्या ही नहीं है। रूस का ईंधन लगभग खत्म हो चुका है और समस्या समय के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन लगातार अपने लक्ष्यों को भेद रहे हैं। साराटोगा फाउंडेशन के अनुसार यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने जुलाई में बताया कि उसके ड्रोन अभियानों से रूस की 42% रिफाइनिंग क्षमता ठप हो गई है। इससे रूस को अगस्त 2025 से अब तक 13.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, आउटलेट का कहना है। और ये नुकसान संभवतः इस वजह से है कि रूस ईंधन उत्पादों का निर्यात नहीं कर पा रहा, क्योंकि वे रिफाइनरियों में जल रहे हैं। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस CEPA रूस की स्थिति को थोड़ा बेहतर बताता है, पर हालात अब भी अच्छे नहीं हैं। रूस की रिफाइनिंग क्षमता पिछले सालों से 28% कम है और ये आंकड़े हर महीने गिर रहे हैं। CEPA के अनुसार मार्च के अंत तक रूस का रिफाइंड ऑयल उत्पादन लगभग 5.2 मिलियन बैरल था। अप्रैल तक यह संख्या 13% गिर गई थी और मासिक आंकड़ों से 7 लाख बैरल कम हो गए थे। इस समय सीपा जोड़ता है, रूस की रिफाइनरियां मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त ईंधन का उत्पादन नहीं कर रही है। गर्मियों में यह मांग चरम पर पहुंच जाती है, क्योंकि रूस को अपने लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए रोज 1,10,000 टन पेट्रोल चाहिए। रूस इतना उत्पादन नहीं कर रहा है। यह 85,000 टन पर अटका हुआ है, जो 25,000 टन की कमी है, और यही कमी रूस में फैल रहे संकट को काफी हद तक समझाने के लिए काफी है। रूस में जो हो रहा है वह इतना बुरा है कि पुतिन को वह करने के लिए मजबूर होना पड़ा है जो वह कभी नहीं करते, यह स्वीकार करना कि कोई समस्या है। जून के अंत तक पेट्रोल पंपों पर कतारें लगी थी और देश भर के सभी इलाकों में रूसी लोग अपनी रिफाइनरियों को जलते देख सकते थे। तब पुतिन ने माना कि लोगों को शायद कुछ समस्याएं हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं
कि मोटर चालकों और व्यवसायों दोनों के लिए समस्याएं बनी हुई हैं, पुतिन ने कहा और जोड़ा, दुर्भाग्यवश पेट्रोल पंपों पर अभी भी कतारें हैं और सही ग्रेड का पेट्रोल ढूंढना हमेशा आसान नहीं होता। रूस के नेता ने माना कि क्रीमिया में कुछ दिनों का स्टॉक बचा है और यूक्रेन के ड्रोन हमले समस्याएं बढ़ा रहे हैं। अधिकांश देशों में ऐसी स्वीकारोक्ति अपेक्षित है। नेताओं को समस्याओं से जूझने की तैयारी दिखानी चाहिए। रूस में जहां पुतिन लोगों को अंधेरे में रखकर सत्ता चलाते हैं, क्रेमलिन द्वारा किसी समस्या को स्वीकारना दिखाता है कि रूस की ईंधन कमी कोई मामूली बात नहीं है। यह एक पूरी तरह से गंभीर संकट है और भले ही पुतिन दावा करते हैं कि समाधान तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि असलियत में इस समय वो यूक्रेन को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पर रुकिए, आप सोच रहे होंगे, क्या 2025 में रूस में भी ईंधन संकट नहीं था? रूस पहले संकट से उबर गया, फिर 2026 का संकट इतना गंभीर क्यों है? 2026 में फिर ऐसा संकट आना रूस की बड़ी समस्याओं में से एक है। 2025 में जो हुआ वह कोई एक बार की घटना नहीं थी। ये एक दोहराई जा सकने वाली रणनीति है जिसे यूक्रेन इस्तेमाल कर सकता है ताकि पुतिन द्वारा शुरू की गई जंग को वापस रूसी जनता के घर तक लाया जा सके, बिना पुतिन की तरह नागरिकों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए युद्ध अपराध करने के। यूक्रेन का निशाना लोगों पर नहीं, पेट्रोल पर है। यह तथ्य कि यह फिर से हो रहा है रूस में लोगों के लिए एक संकेत है कि पुतिन उन समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह विफल रहे जिनकी वजह से 2025 का संकट पहली बार पैदा हुआ था। महान रक्षक, बल्कि वो एक नाकाम शख्स ज्यादा है। लेकिन इसके अलावा 2025 की ईंधन कमी और 2026 में जो हो रहा है उनके बीच कुछ बड़े अंतर हैं। जैसा कि युद्ध अध्ययन संस्थान या ISW ने बताया है, 2025 की कमी 2026 जैसी थी, लेकिन काफी कम गंभीर थी। उस संकट ने रूस के 83 क्षेत्रों में से कम 57 को प्रभावित किया था, लगभग सभी को नहीं। हालांकि इसने यूक्रेन के ड्रोन से निपटने में रूस की वायु रक्षा प्रणाली की अक्षमता उजागर कर दी थी। यह पुतिन द्वारा यूक्रेन को कम और रूस की क्षमताओं को अधिक आंकने का पैटर्न है, जो 2026 के संकट में उनके बढ़े अहंकार का उदाहरण है और अब उन्हें ही नुकसान पहुंचा रहा है। 2025 और 2026 के बीच एक और अंतर यूक्रेन के दृष्टिकोण के पैमाने और निरंतरता में है। दोनों ही इस साल पिछले साल की तुलना में और अधिक तेज हो गए हैं। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि संकट पहले से कहीं अधिक व्यापक रूप से फैल रहा है। सुमित रितालिया, केपलर में रिफाइनिंग सप्लाई और मॉडलिंग के लीड एनालिस्ट, ने CNN को बताया कि रूस को क्षतिग्रस्त रिफाइनरी उपकरणों की मरम्मत में समस्या हो रही है। यूक्रेन इस दौर में आगे है। ड्रोन इतने बार हमला करते हैं कि रूस क्षतिग्रस्त उपकरणों को दोबारा चालू नहीं कर पाता। इससे पहले ही अगले ड्रोन आ जाते हैं। इसका एक संयुक्त प्रभाव होता है, जहां हर हमला पिछले हमले की सफलता पर आधारित होता है। प्रतिबंधों से रूस को जरूरी पुर्जे हासिल करना मुश्किल हो गया है, जिसका मतलब है कि जो उपकरण पहले कुछ ही दिनों में ठीक हो सकते थे, उन्हें अब कभी कभी ठीक करने में हफ्तों या महीनों लग जाते हैं। ये सब यूक्रेन की बनाई योजना के अनुसार हो रहा है। रिफाइनरियों पर हमला रूस के अरबों डॉलर टैक्स राजस्व में घाटा पहुंचाता है, जो युद्ध में इस्तेमाल होता है। हर बार जब रिफाइनरी पर हमला होता है और ईंधन की कमी बढ़ती है, यूक्रेन रूसी जनता की इच्छा शक्ति की परीक्षा लेता है। ईंधन खरीद पर लगाया गया हर प्रतिबंध या सीमा सामूहिक रूप से रूसी जनता के लिए एक सुई की तरह चुभता है। जैसे जैसे कतारें लंबी होती जाती हैं, चिंता बढ़ती जाती है। 18 घंटे तक ईंधन के लिए इंतजार करना और फिर भी टंकी न भर पाना किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अगर आप रूस भर में ऐसी स्थिति बनाएं तो बारूद का ढेर तैयार होगा। वो बारूद पहले ही फटने वाला है। रूस भर में हिंसा पहले ही भड़क रही है और रूस जो समाधान निकाल रहा है वे सब कुछ हद तक बकवास हैं, और एक मामले में तो ये बात शाब्दिक रूप से सच है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें और गहराई से जाए, ये याद दिला दूं कि आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर आपको हमारे चैनल से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। हमने कहा था रूस के पेट्रोल पंपों पर लोग चिड़चिड़े हैं, ये कहना शायद कम है।
रूस में झगड़े और बहसें हो रही हैं क्योंकि लोग उस दबाव में टूट रहे हैं जो यूक्रेन पेट्रोल पंपों पर पैदा कर रहा है। मेदूजा ने इन घटनाओं में से कई पर रिपोर्ट की है। इरकुत्स्क में मेदूजा ने व्लादिमीर बातोयेव नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताया जो एक पेट्रोल पंप पर गया और कतार में सबसे आगे घुस गया। पेट्रोल पंप पर पुलिस अधिकारी ने यह सहन नहीं किया और बंदूक निकाल ली। बातोयेव को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उस पर गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों के साथ हिंसक होने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में 2 निवासियों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि वह जानलेवा होने की कगार पर पहुंच गया। एक निवासी खाली पंप पर पहुंचा, दूसरे ने उसे वहां से हटने को कहा। आर्टुश मुरादियव नामक टैक्सी ड्राइवर बहस करता रहा जब तक पहले ड्राइवर ने पिस्तौल नहीं निकाल ली। मुरादियव भी पीछे नहीं रहा और अपनी टैक्सी के पास गया, एक चाकू निकाला और उस अनाम दूसरे ड्राइवर पर हमला कर दिया। हम रूस में ऐसी घटनाओं की खबरें बार बार सुनते हैं। इज़ेव्स्क में एक ड्राइवर ने कथित तौर पर दूसरे मोटरिस्ट को कार से घसीटा। चेबोक्सारी में मोटरसाइकिल सवार ने कतार काटी, उसके चेहरे पर पेपर स्प्रे किया गया और महिला पर बहस के बाद हमला हुआ। तातारस्तान में बशकोरतोस्तान सीमा के पास एक पेट्रोल पंप पर कई लोगों में झगड़ा हुआ। अक्सर हम देखते हैं कि निराशा और गुस्सा भड़क रहा है और ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो साझा हो रहे हैं जिनमें बहसें और हिंसा हो रही हैं। गैस स्टेशन की कतार में एक महिला ने बहस के दौरान दूसरे से चिल्लाकर कहा, तेरी ऐसी की तैसी, तेरा चेहरा तोड़ दूंगी। ये रूसियों के बीच यूक्रेन की रिफाइनरी रणनीति के कारण झगड़े हो रहे हैं। थके हारे रूसी लोगों को उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए दोष देना मुश्किल है। खबरें हैं कि लोग कई दिनों से ईंधन की तलाश में भटक रहे हैं और कुछ अस्थायी ऐप्स भी आ गए हैं जो गैस स्टेशनों तक पहुंचाने का दावा करते हैं जहां ईंधन मिल रहा है। कल्पना कीजिए कि आप उन ऐप्स में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। पता चलता है कि सबसे नज़दीकी स्टेशन जहां ईंधन है वह दर्जनों मील दूर है। वहां पहुंचते हैं और घंटों लंबी कतार में खड़े रहते हैं और जब पंप तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ईंधन खत्म हो गया है। आप बहुत गुस्से में होंगे और अभी रूस में भी लोग ऐसे ही गुस्से में हैं। जितनी पैसे की चिंता है उतनी ही पुतिन को परेशान करेगी, क्योंकि आम जनता में गुस्सा उनका बनाया पुलिस राज्य संभाल सकता है। इतनी बड़ी समस्या को शांत करना आसान नहीं है, हालांकि रूस प्रयास कर रहा है। रूसी ईंधन संकट के समाधान के लिए कई उपाय लागू किए जा रहे हैं, जिनमें कुछ नए भी हैं। कुछ समाधान वही है जो आप उम्मीद करेंगे कि रूस इतने बड़े पैमाने पर ईंधन संकट का सामना करते समय करेगा। सीपा की रिपोर्ट के अनुसार रूस अपने मोटर चालकों को पहले ही कम ग्रेड का ईंधन बेचने लगा है, जो अगस्त 2025 के संकट के चरम पर उठाया गया कदम था। अब रिफाइनरियों को यूरो 3 पेट्रोल बनाने और इसे यूरो 5 लेबल के तहत बेचने की अनुमति है। उस कम ग्रेड के ईंधन में सल्फर की मात्रा पहले अनुमत स्तर से 15 गुना अधिक है। ईंधन में ज़्यादा सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, जिससे इंजन खराब होते हैं और उस तरह के वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है जो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। तो वहाँ एक शानदार समाधान है। रूसी लोगों को वे कारें बर्बाद करने दो जिन्हें वे मुश्किल से चला पाते हैं और फिर उनके लिए अम्लीय वर्षा से पीड़ित होने की संभावना बढ़ा दो, जो जंगलों और जल आपूर्ति को नष्ट कर देती है। अन्य समाधान इस तरह से बनाए गए हैं कि रूस द्वारा उत्पादित अधिकतर ईंधन देश के अंदर ही रहे। पेट्रोल निर्यात कम से कम जुलाई के अंत तक प्रतिबंधित है। संभावना है कि ये प्रतिबंध बढ़ा दिया जाएगा जब तक कि रूस किसी जादुई तरीके से अपनी रिफाइनरियों में आग लगने के बावजूद अधिक पेट्रोल का उत्पादन शुरू नहीं कर देता। रूस ने नवंबर तक जेट ईंधन के निर्यात पर रोक लगा दी है, क्योंकि वो सैन्य और वाणिज्यिक विमानन को जारी रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। मॉस्को टाइम्स के अनुसार क्रेमलिन डीजल निर्यात पर भी प्रतिबंध पर विचार कर रहा है, जिससे यूक्रेन के लिए तिकड़ी पूरी होगी। रूस द्वारा उत्पादित सभी प्रमुख ईंधन अब बिक नहीं सकते। यहाँ हम जो देख रहे हैं वह एक समझौता है। निर्यात प्रतिबंध कम से कम ईंधन को रूस के अंदर रखते हैं, जिससे संभावित रूप से कमी को कम किया जा सकता है। इससे उत्पादक विदेशों में नहीं बेच सकते और रूस को निर्यातों से अरबों डॉलर के कर राजस्व का नुकसान होता है। मजबूरी में ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं।
हम जानते हैं कि जब पुतिन और उनके साथी बौखला जाते हैं तो वे हमेशा एक ही काम करते हैं, झूठ बोलते हैं। 30 जून के प्रावदा लेख में बताया गया कि रूस में ईंधन कीमतें सेंसर हो रही हैं। मतलब कभी कभी लोगों को तब तक पता नहीं चलेगा कि वे अपने ईंधन के लिए कितना भुगतान करेंगे जब तक वे पंप तक नहीं पहुंच जाते। विशेष रूप से क्रेमलिन ने रूस की प्रमुख सांख्यिकी एजेंसी रोस्टेट को पेट्रोल और डीजल की उपभोक्ता कीमतों पर अपनी नियमित बुलेटिन जारी करने से रोक दिया है। उस बुलेटिन में ईंधन की कीमतें ग्रेड, क्षेत्र और 280 शहरों में फैले 1800 पेट्रोल पंपों के हिसाब से दी जाती है। कम से कम पहले ऐसा ही था। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रेमलिन ईंधन की कीमतों में हो रही स्पष्ट महंगाई को छुपाने के लिए हाथ पांव मार रहा है, क्योंकि अब आपूर्ति मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। तो रूसी लोगों के लिए एक और परेशानी, घंटों इंतजार करो, झगड़ा करो और फिर पता चले कि आपके पास घर वापस जाने के लिए पर्याप्त ईंधन खरीदने के लिए रूबल भी नहीं है। अगर पुतिन का यूक्रेन युद्ध में लक्ष्य सोवियत संघ का पुराना वैभव रूस को लौटाना था, तो वो इसे हासिल करने का बड़ा अजीब तरीका अपना रहे हैं। इससे पता चलता है कि रूस के पास ईंधन संकट से निपटने के विकल्प कम हैं। सभी तार्किक समाधान लागू हो चुके हैं और झूठ भी शुरू हो गया है। अब बचे हैं अजीबोगरीब समाधान, और हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही एक संकेत दिया था कि वे क्या हो सकते हैं। याद है, हमने कहा था कि ईंधन संकट से पोर्टेबल टॉयलेट बेचने वालों को बड़ा मुनाफा होगा। एक दिलचस्प एक्स पोस्ट हमें यह समझने में मदद करती है कि रूसी लोग ईंधन की कतारों में घंटों बिताते हुए क्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यह तस्वीर केर्च में ली गई है, जो कि क्रीमिया में है। फोटो में एक व्यक्ति सड़क किनारे तटबंध पर उकड़ू बैठा है। आप समझ ही गए होंगे कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है। वो खुद को हल्का कर रहा है, क्योंकि उसे इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा कि कुदरत की पुकार चीख में बदल गई। केर्च से पुल तक सड़क किनारे पेशाब और मल फैला है, एक्स पोस्ट ने जोर देकर कहा, जिस पर यूक्रेन सेना मीडिया ने प्रतिक्रिया दी कि रूसियों के लिए यह सामान्य व्यवहार है। चाहे ऐसा है या नहीं, फोटो एक समस्या को उजागर करता है। अगर आपके पास लोग ईंधन की कतारों में 18 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं, तो सड़क किनारे बहुत पेशाब और शौच होगा। इरकुत्स्क में, जिसे आप पहले बताए गए एक हिंसक घटना स्थल के रूप में याद कर सकते हैं, वहां के स्थानीय मेयर ने एक नया समाधान निकाला है। पोर्टेबल टॉयलेट खरीदे, जिन्हें पेट्रोल पंपों और सड़क के किनारे उन लोगों के लिए लगाया जा सके जिन्हें लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। पोर्टेबल टॉयलेट निर्माता खुशी से हाथ मल रहे होंगे। उन्हें एक अप्रत्याशित फायदा होने वाला है, क्योंकि हमें लगता है कि कतार की इस समस्या का यह समाधान रूस के दूसरे इलाकों में भी ज्यादा आम हो जाएगा। हम इसे समाधान कहते हैं, लेकिन यह असली समाधान नहीं है। पोर्टेबल टॉयलेट सिर्फ दिखाते हैं कि क्रेमलिन चाहता है कि रूसी लोग यह स्वीकार करें कि ईंधन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध देश में ईंधन खत्म हो गया है। और अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा। यूक्रेन रिफाइनरी और ईंधन ट्रकों पर हमले जारी रखेगा, उसे रोकने का कोई कारण नहीं है। इसका असर पूरे रूस में महसूस किया जा रहा है, और यूक्रेन के पास इस ईंधन संकट को और भी गंभीर बनाने का सुनहरा मौका है, ताकि पुतिन पर और दबाव डाला जा सके। सफलता और सफलता लाती है। यह रूसी लोगों को बिना मारे चोट पहुंचाने की मास्टर क्लास है। पुतिन के लिए पेट्रोल पंपों पर गुस्सा ज्यादा चिंता का कारण है। वह देख रहे होंगे, और हम हजारों लोगों को टूटने की कगार पर देखेंगे। लोग तनाव और गुस्से में हैं, जो तानाशाह नेता के लिए खतरनाक है। क्या पुतिन के खिलाफ बगावत संभव है? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पुतिन का विरोध प्रदर्शनों पर सख्ती से कार्रवाई करने का स्वभाव है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि विद्रोह के सारे तत्व मौजूद हैं। सर्वेक्षण बताते हैं कि औसत रूसी पुतिन से असंतुष्ट है। CNN के अनुसार सिर्फ 27% रूसियों को लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। ये हमें बताता है कि लगभग 3/4 रूसी वास्तव में ध्यान दे रहे हैं और देख रहे हैं कि वे पुतिन द्वारा बनाए गए आर्थिक संकट में हैं। मॉस्को टाइम्स के अनुसार 3 जुलाई को पुतिन की कामकाज की स्वीकृति रेटिंग 70.4% से घटकर 66.9% हो गई, और जो लोग सक्रिय रूप से कहते हैं कि वे पुतिन के राष्ट्रपति पद संभालने के तरीके से असंतुष्ट हैं, उनकी संख्या बढ़कर 21.3% हो गई। ये आंकड़े ऐसे हैं
जिन्हें कोई भी अन्य विश्व नेता पाना चाहेगा। हालांकि ये प्रतिशत राज्य द्वारा संचालित VTS-IOM जनमत सर्वेक्षण संस्था से आए हैं, जिसका मतलब है कि इन्हें पुतिन के अहंकार को शांत करने के लिए जितना संभव हो सके उतना बदला गया है। ये रूस है जहां नेता की शिकायत करने पर जेल या खिड़की से गिरना हो सकता है। इतने लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, ये रूसी जनता की असली भावनाओं को दर्शाता है। ईंधन संकट केवल इस असंतोष को और बढ़ाएगा। पुतिन की इस समस्या पर ताज़ा प्रतिक्रिया ये रही है कि उन्होंने रूस के निर्माताओं से और अधिक वायु रक्षा प्रणाली और मिसाइलें बनाने की मांग की है, ताकि यूक्रेन के ड्रोन का मुकाबला किया जा सके। रूस को इन रक्षा प्रणालियों की ज़रूरत है। भले ही पुतिन कहते हैं कि हमारे बुनियादी ढांचे पर हमले मोर्चे की स्थिति को प्रभावित नहीं करते। रूस यूक्रेन में खराब प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि पुतिन की नेतृत्व क्षमता कमजोर है। समझ गया, ये सब बकवास है। और ये सोचकर हैरानी होती है कि पुतिन कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक ऐसा देश जो प्रतिबंधों से दबा हुआ है और उक्रा न्यूज़ के अनुसार अपने रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के मामले में एक ठहराव पर पहुंच गया है, वहां और अधिक वायु रक्षा प्रणालियां अचानक आ जाएंगी। आदेश दिया गया है, यूक्रेन पर असर नहीं पड़ेगा। यूक्रेन ने 2024 और 2025 में उन रिफाइनरियों पर हमला करने में सफलता पाई थी, जब रूस के पास और भी ज्यादा वायु रक्षा प्रणालियां थी। 2026 में वह उन पर और भी जोरदार हमला कर रहा है और जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, हमले और भी तेज होते जाएंगे। कतारें बढ़ेंगी, हिंसा फैलेगी, गुस्सा बढ़ेगा और पुतिन को मानना होगा कि वे इतनी बुरी तरह हार रहे हैं कि रूस में पोर्टेबल टॉयलेट बनाना सबसे सफल बिजनेस बन सकता है। क्या पतन हुआ है? सिर्फ ईंधन संकट ने ही पुतिन की मजबूत शासक वाली छवि को नहीं तोड़ा है। यूक्रेन युद्ध शुरू करने के बाद रूस के नेता ने देश का भू राजनीतिक प्रभाव नष्ट कर दिया, जिससे रूस की हालत शुरुआत से कहीं बदतर हो गई। ये समस्या क्यों है? जवाब जानिए आरवी में। अगर वीडियो पसंद आए तो मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि रूस के पतन पर हमारे और यूक्रेन द्वारा बनाए गए वीडियो देख सकें। हमेशा देखने के लिए धन्यवाद।